आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। गूगल ट्रेंड्स एक वेब टूल है जिसे 2009 में रिलीज़ किया गया था। ये आपको ये बताता है कि किसी शब्द या फ्रेज को कितनी बार सर्च किया गया है। गूगल ट्रेंड्स आपको अपने सर्च को टाइम और लोकेशन के हिसाब से फ़िल्टर करने देता है। ये आपको हर साल होने वाले अरबों सर्च को देखने देता है। इन्फॉर्मेशन के इन बड़े बड़े बैंक्स को बिग डेटा कहा जाता है। शुरुआत में लोग फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में सर्च करने के लिए गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये किसी के लिए प्रैक्टिकली काम का होगा, लेकिन इस बुक के ऑथर सेथ स्टीफन डेविडविट्स ने इसकी ताकत को पहचाना। कोई भी अपने गूगल सर्च में झूठ नहीं बोलता है, यहाँ तक कि लोग कुछ बातों को स्वीकार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मैं अपने बॉस से नफरत करता हूँ। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा टूल था जो कभी भी हमारे सीक्रेट्स को बाहर नहीं कर सकता था। बराक ओबामा के 2012 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेथ और कई दूसरे लोगों ने सोचा कि उस समय अमेरिका में रेसिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन गूगल पर सर्च की गई चीज़ें इसका उल्टा बता रही थीं। स्ट्रॉम फ्रंट नाम की एक वाइट नेशनलिस्ट साइट की पॉपुलैरिटी 10 गुना बढ़ गई थी। कुछ स्टेट्स में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट से ज़्यादा निगर प्रेसिडेंट को सर्च किया गया था। बहुत से लोग बिग डेटा को एक बदलाव लाने वाले फोर्स की तरह समझकर उसकी ताकत को ज़्यादा समझ लेते हैं। वहीं दूसरे लोग इसे कम समझते हैं और कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें बताता है जो पहले से ही जाहिर होती हैं। ये समरी आपको इंटरनेट के समय में डेटा साइंस की असली ताकत के बारे में सिखाएगी। आप हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए इसकी ताकत के बारे में जानेंगे। ये आपको बिग डेटा के खतरों और लिमिट के बारे में भी बताएगी। टेलीस्कोप की खोज ने हमें यूनिवर्स के बारे में जानने में मदद की। माइक्रोस्कोप ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती है। डेटा साइंस इन खोजों का सक्सेसर है। ये हमारे नज़रिए को बढ़ाता है। ये पहले से ज़्यादा डिटेल में सोसाइटी और इंसान के नेचर को दिखाता है। बिग डेटा हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, इसे समझने के लिए चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह फॉल्टी गट। 33 की उम्र में भी सेथ सिंगल थे। उस साल थैंक्सगिविंग के दौरान उनके लिए एक डेट ढूंढने की बात होने लगी। सेथ की बहन ने कहा कि उनके लिए एक सन की लड़की चाहिए होगी क्योंकि वो भी पागल हैं। उनका भाई भी बीच में आया और कहा कि सेथ को बैलेंस करने के लिए एक समझदार लड़की की ज़रूरत है। सेथ की माँ उन सभी के खिलाफ हो गई और उन्होंने कहा कि उनका बेटा पागल नहीं है। फिर उनकी दादी माँ बोलने लगी और बाकी सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि सेथ को एक अच्छी लड़की की ज़रूरत है, जो ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो भी ठीक है, लेकिन वो बहुत समझदार होनी चाहिए। उसकी पार्टनर को मिलनसार होना चाहिए और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेथ मजाकिया तो थे लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। किसी ने भी दादी माँ से बहस नहीं की क्योंकि वो सभी उनके फैसले की इज्जत करते थे। उन्होंने कई रिश्तों को बनते और टूटते हुए देखा था। उनकी सोच उस एक्सपीरियंस के मुताबिक ही बनी थी। सेथ की दादी माँ बिग डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। डेटा साइंटिस्ट बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर उनमें पैटर्न ढूंढने के लिए उसे एनालाइज करते हैं। ठीक वैसे ही सेथ की दादी माँ ने भी उन सभी रिश्तों के बारे में याद किया जिन्हें उन्होंने अपने पास्ट में देखा था। फिर उन्होंने उन कपल्स को देखा जिनमें आदमी सेथ के जैसे थे। दादी माँ ने ऐसे लोगों की सक्सेसफुल शादियों में औरतों के लक्षणों को देखा, तो एक तरह से वो भी एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंस बहुत ही नेचुरल प्रैक्टिस है। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान इसके रिजल्ट को समझ सकता है। अगर आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आमतौर पर ये साइंटिस्ट की गलती होती है। माइक्रोसॉफ्ट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए एक मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए। वो पैनक्रियाज में होने वाले कैंसर का जितनी जल्दी हो सके पता लगाना चाहते थे। इस बीमारी के डेवलप होने के 5 साल बाद इससे बचने का रेट बस 3% होता है। हालांकि बीमारी का जल्दी पता चलने और ट्रीटमेंट होने से बचने के चांसेस 2 गुना हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने एक आसान और दादी माँ के जैसे नज़रिए का इस्तेमाल किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बिंग पर पैनक्रियाटिक कैंसर से जुड़े सर्च को देखा। इनमें पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चलने के बाद क्या उम्मीद रखनी चाहिए जैसी बातें शामिल थी। फिर उन्होंने उस पेशेंट के पुराने सर्च की जांच की। इससे रिसर्चर्स को 2 क्लियर सिम्टम मिले। पहला ये कि पीच के दर्द और स्किन के पीले पड़ जाने के बारे में सर्च किया गया था। दूसरा ये कि इनडाइजेशन यानी अपच होना जिसके बाद पेट में दर्द होता है के बारे में सर्च किया गया था। सिर्फ पीठ दर्द या येलो स्किन के लिए सर्च करना पैनक्रियाटिक कैंसर की तरफ इशारा नहीं करता है, लेकिन जब इन दोनों टर्म्स को साथ में सर्च किया जाता है तो ये उस बीमारी के होने का स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन हो सकता है। रिसर्चर्स ने इस डेटा की जांच की और उन्हें पता चला कि वो 5 से 15% केस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बिना किसी मेडिकल चेकअप के और बस वेब सर्च का इस्तेमाल करके किया गया था।
रिसर्चर्स ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जो डॉक्टर्स हजारों सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने लोगों में उस बीमारी होने से पहले के सिम्टम को देखा। माइक्रोसॉफ्ट के पास हॉस्पिटल के स्टाफ से भी ज्यादा डेटा था। लेकिन अगर डेटा साइंस नेचुरल है और इससे इतना कुछ पता चल सकता है, तो क्या हमें सच में इसकी ज़रूरत है? हम लोगों को डेटा देखकर अपने मन से अंदाज़ा लगाने क्यों नहीं दे सकते हैं? कोई भी किसी भी डेटा सेट में दिए गए पैटर्न को पहचान सकता है। इसमें पहली प्रॉब्लम है जिस डेटा को प्रोसेस करना है उसका अमाउंट। इंसान का दिमाग माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स के जितने केसेस को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है। जब आपके पास ज़्यादा डेटा होता है तो आपको पहले से जाहिर हो रहे पैटर्न कम दिखाई देने लगते हैं। बिंग के रिसर्चर्स ने कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर भी ध्यान दिया था, जैसे कि सिम्टम्स के आने का समय। डॉक्टर्स ऐसे डिटेल्स को मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैनक्रियाटिक कैंसर के केस नहीं आते होंगे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे मन के मुताबिक हमें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी या फिगर्स नहीं मिल सकते हैं, जैसे कि मौसम की वजह से आपके मूड पर पड़ने वाला असर। कोई भी बता सकता है कि जिस दिन धूप नहीं निकलती है या थोड़ा अंधेरा या धुंधलापन सा होता है तो आप कम खुश और कम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन जब आसमान में बादल छाए होते हैं तब आपको कितना डिप्रेस महसूस होता है। सेथ ने डिप्रेशन से जुड़े सर्च के लिए गूगल के डेटा को देखा। उन्होंने उस जगह के एजुकेशन लेवल, इकोनॉमी के हालात वगैरह को देखा। खराब मूड का सबसे अच्छा इंडिकेटर था ठंड का मौसम। सेथ ने सर्दियों के महीनों में हवाई और शिकागो में किए गए सर्च को एक दूसरे से कंपेयर किया। हवाई में गर्म मौसम बना रहता है, शिकागो में बहुत अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं। हवाई में शिकागो के मुकाबले डिप्रेशन के सर्च 40% तक कम थे। कंपैरिजन के लिए सबसे अच्छी दवाइयां भी डिप्रेशन को 20% तक ही कम करती हैं, लेकिन ठंड के दौरान हवाई जाना दवाई से 2 गुना ज़्यादा असरदार होगा। अपने मन की बात को ना मानने की आखिरी वजह यह है कि ये बड़ी बड़ी गलती कर देता है। आपका मन आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को ज़्यादा अहमियत देता है। ये आपके एक्सपीरियंस को प्रॉपर डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एग्जाम्पल के लिए सेथ की दादी माँ का मानना है कि कपल्स का एक कॉमन फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए, लेकिन फेसबुक से मिला डेटा इसका उल्टा साबित करता है। जिन कपल्स का फ्रेंड ग्रुप कॉमन होता है उनका ब्रेकअप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, तो दादी माँ ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सेथ के दादा दादी का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था। वो वीकेंड्स पर एक दूसरे के घर जाया करते थे। दादी माँ को ऐसे मिलना जुलना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी इन अच्छी यादों को अपने अंदाजे पर असर करने दिया था। डेटा रीइमेजिन्ड। 1990 में अल्टा विस्टा और मेटा क्राउलर जैसे कई सर्च इंजन थे। वे बहुत विश्वास करने लायक नहीं थे। अगर आप उस पर बिल क्लिंटन सर्च करते तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती। इसके बजाय ज़्यादा चांस था कि आप बैड क्लिंटन जोक्स नाम के किसी वेबसाइट पर चले जाते। गूगल को 1998 में रिलीज़ किया गया था। अगर आप 1998 में बिल क्लिंटन सर्च करते तो आप उनकी वेबसाइट पर ही जाते। गूगल व्हाइट हाउस की वेबसाइट और उसके फ़ोन नंबर को भी सजेस्ट करता। वहाँ दुनिया के सबसे अच्छे न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए हुए इंटरव्यूज़ की लिंक भी होती थी। 1998 में वो कौन सी चीज़ थी जिसने गूगल को दूसरों से अलग बनाया? दूसरे सर्च इंजन को अभी अभी ही बिल क्लिंटन नाम की वेबसाइट के बारे में पता चला था। इसलिए क्लिंटन जोक्स नाम के 100 वेबसाइट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुकाबले में उन्हें ज़्यादा काम की लगती थीं। गूगल अलग तरह के डेटा का इस्तेमाल करता था। वो उन वेबसाइट्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए लिंक्स को देखते थे जिनमें बिल क्लिंटन का नाम होता था। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में कोई आर्टिकल लिखा, तो वो और इन्फॉर्मेशन के सोर्स के तौर पर बिल क्लिंटन की वेबसाइट के लिंक को उसके साथ जोड़ देते हैं। इसलिए गूगल उन्हें बिल क्लिंटन के बारे में की हुई सर्च से जुड़ा हुआ देखता है। गूगल के केस से हमें पता चलता है कि डेटा साइंस में कई तरह के डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। EQB का एग्जाम्पल लेते हैं, जो घोड़ों के एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है। वो ऐसे कलेक्टर्स को एडवाइस देते हैं जो रेस के घोड़े खरीदते हैं। 2013 में EQB अहमद ज़यात नाम के एक इजिप्शियन बिजनेसमैन को एडवाइस दे रही थी। उसके पास 1 साल का एक घोड़ा था जिसे नंबर 85 के नाम से जाना जाता था। ज़यात 85 को बेचना चाहता था और आगे होने वाली नीलामी में नए घोड़े खरीदना चाहता था। उसने EQB से नए घोड़े खरीदने में मदद करने के लिए कहा। EQB ने सभी घोड़ों की जांच की और ज़यात से कहा कि उसे 85 को नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नंबर 85 उन बेहतरीन घोड़ों में से एक है जिन्हें उन्होंने आज तक देखा है। ये अजीब था, क्योंकि एक घोड़े की वैल्यू आमतौर पर उसकी नस्ल या फैमिली बैकग्राउंड से जज की जाती है। EQB को पता चला कि 85 के पिता बेहतरीन रेस हॉर्स थे, जिसका नाम पायनियर ऑफ द नाइल था। लेकिन पायनियर के दूसरे बच्चों ने रेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ज़यात ने 85 का नाम बदलकर अमेरिकन फ़ैरो रख दिया।
2015 में अमेरिकन फेरो ने अमेरिकन ट्रिपल क्राउन जीता। इसका मतलब था एक साल में केंटकी डर्बी, बेलमोंट स्टेक्स और प्रीकनस स्टेक्स जीतना। एक साल में इन तीनों रेस को जीतने वाला आखिरी घोड़ा 1978 में अफर्म्ड था। ईक्यूबी के पीछे हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए इंसान का हाथ था जिसका नाम जेफ सैडर था। उन्हें रेस डे घोड़ों को चुनने का पैशन था क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े अंतर शामिल होते थे। 1000 में से सिर्फ 5 घोड़े ही रेस जीतते हैं। लगभग 1/3 घोड़े दौड़ने के लिए बहुत कमजोर हैं और घायल हो जाते हैं। बाकी के 1/3 दौड़ने की इच्छा खो देते हैं और दौड़ना ही बंद कर देते हैं। मालिक का अपने रेस के घोड़ों पर कई मिलियन डॉलर खर्च होता है, इसलिए अच्छा घोड़ा चुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सैडर ने ये पहचानने का फैसला किया कि वो कौन से फीचर्स हैं जो एक घोड़े की सक्सेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने घोड़े के नाक के साइज से लेकर मसल फाइबर तक एक एक चीज़ को नापा। सैडर की पहली ज़रूरी खोज ये थी कि घोड़े के दिल का साइज और रेस में मिलने वाली सक्सेस के बीच के लिंक होता है। उन्हें पता चला कि जिन घोड़ों का लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा होता है उनके अवार्ड जीतने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिन घोड़ों की स्प्लीन छोटी होती है उनके फेल होने का चांस होता है। सैडर ने यह भी पता किया कि जिस तरीके से एक घोड़ा चलता है उसके मुताबिक उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब सैडर ने अमेरिकन फेरो को टेस्ट किया तब उन्होंने देखा कि उस घोड़े के सभी ऑर्गन्स बहुत बड़े थे। उसका दिल बाकी घोड़ों से 99.6% ज़्यादा बड़ा था। ये सैडर के लिए अच्छा सबूत था कि वो लाखों में से एक घोड़ा है। उन्होंने घोड़ों की बॉडी को एक डेटा की तरह इस्तेमाल करके ये फैसला लिया था। लिंक और बॉडी की तरह हमारे शब्दों को भी डेटा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने स्पीड डेटिंग करने वाले कपल्स को एनालाइज किया। वो ये फैक्टर्स ढूंढना चाहते थे कि कौन से फैक्टर्स कपल्स के बीच दूसरे डेट के होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ जिसकी उन्होंने जांच की थी वो है कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत। रिसर्चर्स ने उन पार्टिसिपेंट्स को डेट के दौरान टेप रिकॉर्डर पहना दिए थे। अब वो ये जज कर सकते थे कि आदमी और औरत जब बोलते हैं तो अट्रैक्शन का सिग्नल कैसे देते हैं। इससे रिसर्चर्स को पता चला कि आदमी जिस औरत को पसंद करते हैं उसके जोक्स पर ज़्यादा हंसते हैं। इसके साथ ही आदमी बोलने के समय इस्तेमाल की जाने वाली पिच के रेंज को भी लिमिट कर देते हैं। आमतौर पर जिन आदमियों की आवाज़ स्टेबल होती है उन्हें ज़्यादा मर्दाना समझा जाता है। हो सकता है कि आदमी उन औरतों के आसपास ज़्यादा मर्दानगी दिखाते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। औरतें अपनी पिच को अक्सर बदलकर अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। इस बात का ज़्यादा चांस है कि वो जिस आदमी को पसंद करती हैं उसके आसपास ज़्यादा नरमी से बात करती हैं। दूसरा सिग्नल होता है जब औरतें अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। ये एक साइन है कि वो कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। अगर एक औरत हो सकता है या मुझे लगता है जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करती है तो इससे पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हें पता है जैसे लाइन इंटरेस्ट का साइन होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वो सुनने वाले का ओपिनियन मांगते हैं। ये जानने का कि आपकी डेट बुरी जा रही है एक क्लियर साइन है। जब ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों लोग बोर हो रहे हैं। आपके कितने भाई बहन हैं जैसे सवालों पर ध्यान दें, ये असली इंटरेस्ट के सिग्नल नहीं है। यहाँ दोनों लोग बोर हो गए हैं और बस बातचीत को आगे बढ़ाते रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं। डिजिटल ट्रूथ सीरम 1950 में डेनवर के रिसर्चर्स इस बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या सर्वे में लोग सच बोलते हैं या नहीं। इसलिए उन्होंने उन डिटेल्स के लिए एक सर्वे रखा जिसे वेरीफाई किया जा सकता था। पहले सवाल में पूछा गया कि डेनवर के रहने वालों ने वोट करने के लिए रजिस्टर किया है या नहीं। 83% लोगों ने हाँ कहा, लेकिन गवर्नमेंट के डेटा में दिख रहा था कि सिर्फ 69% अडल्ट्स ही रजिस्टर्ड वोटर थे। जब लोगों से पूछा गया कि वो चैरिटी में डोनेट करते हैं या नहीं तो उन्होंने और भी ज़्यादा झूठ बोला। 67% लोगों ने कहा कि उन्होंने हाल ही में डोनेट किया है, लेकिन डेनवर में रहने वाले सिर्फ 33% लोगों ने ही सच में डोनेट किया था। ऊपर दिए गए सर्वे को भी गुमनाम रूप से किया गया था जैसे बाकी सब में किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि उन्हें झूठ बोल देना चाहिए। यही वजह है कि कई इलेक्शन पोल गलत रिजल्ट देते हैं। 2016 में अमेरिका में हुए सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस 2% बताए गए थे। ज़्यादातर लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बनेंगी। रॉजर टूरेंग्यू सोशल साइंस में एक लीडिंग एक्सपर्ट है। उनका मानना है कि लोगों का सर्वे में झूठ बोलना आम बात है। रोज़ाना बातचीत करते वक्त भी लोग 1/3 बातें झूठ बोलते हैं। नेचुरली यही आदत सर्वे का जवाब देते वक्त भी बनी रहती है।
इसके साथ ही रॉजर ने बताया कि लोग खुद से झूठ बोलते हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके झूठे बिलीफ सर्वे में भी आ जाते हैं। एक कंपनी में 40% से ज्यादा इंजीनियर्स का मानना था कि वो टॉप 5% परफॉर्मर्स में से एक है। वहीं 90% यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का मानना होता है कि उनका काम एवरेज से ऊपर है। बिग डेटा लोगों के झूठ बोलने की आदत से बच सकता है। जब लोग ऑनलाइन और अकेले होते हैं, तब उन्हें सीक्रेट रखना जरूरी नहीं लगता है। गूगल सर्च बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि गूगल को अपनी सीक्रेट बताकर लोगों को फायदा होता है। जैसे रेसिस्ट लोगों को रेसिस्ट जोक्स मिल जाते हैं। जो लोग मेंटल बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं, वो मदद ढूंढने के लिए अपने सिम्टम्स को शेयर कर सकते हैं। गूगल सर्च इस बात को भी बता सकता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपका मानना है कि आप अगले इलेक्शन में सच में वोट करेंगे। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको पोलिंग सेंटर और वोटिंग के समय के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को सर्च नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप वोट ना कर पाएं। गूगल अक्सर हमारे बारे में हैरान कर देने वाले सच को बाहर लाता है। जैसे बच्चा पैदा करने के फैसले को देखें। जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें हमेशा चिंता रहती है कि वो गलत चॉइस ना कर लें। इसके मुकाबले में बच्चे ना होने के अफसोस के बारे में 7 गुना ज्यादा सर्च किया जाता है। जिंदगी में आगे चलकर अपने अफसोस के बारे में स्वीकार करने के लिए भी कपल्स गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसके रिजल्ट्स उल्टे हो गए हैं। लोग बच्चों के होने पर 3.6 गुना ज्यादा अफसोस करते हैं। इसका मतलब है कि जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें अपनी चॉइस पर कम अफसोस होता है। इसके अलावा पेरेंट्स को ये बोलना अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चों को एक बराबर ट्रीट करते हैं। अमेरिका को भी जेंडर इक्वालिटी को लेकर अपने स्टैंडर्ड पर गर्व है। हालांकि गूगल सर्च से बच्चे के रूप में लड़का होने की चाहत साफ दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स अपने बेटों के बारे में 2.5 गुना ज्यादा सर्च करते हैं कि वो गिफ्टेड है या नहीं। ये सच्चाई को नहीं दिखाता है। असल में लड़कियां लड़कों से एकेडमिक टैलेंट में 9% ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। पेरेंट्स अपनी बेटियों के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। क्या मेरी बेटी का वेट जरूरत से ज्यादा है? ये बात बेटों के वजन बढ़ने के लिए की गई सर्च से 2 गुना ज्यादा सर्च की गई है। असल में लड़के कम फिट और कम हेल्दी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अमेरिका में 35% लड़के का वजन जरूरत से ज्यादा है। वहीं लड़कियों के बीच ये नंबर सिर्फ 28% है। जो डिटेल्स लोगों को शेयर करने में शर्म आती है, उन्हें जानने के लिए गूगल पर सर्च किया जा सकता है। ये सोसाइटी में नफरत और रेसिज्म के बारे में सच्चाई जानने के लिए भी काम आ सकता है। लोग हमेशा किसी न किसी ग्रुप की नेगेटिव चीज़ों के बारे में सर्च करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, काले लोग बेवकूफ़ क्यों होते हैं और जूइश लोग लालची क्यों होते हैं। 2015 में रिजवान फारूक और तशफीन मलिक ने कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर गोलियां चलाई थी। जब पब्लिक में उनके नाम बताया गया, तो एंटी मुस्लिम सर्च अचानक से बहुत बढ़ गए थे। मुसलमानों के बारे में किए जाने वाले आधे से ज्यादा सर्च नफरत से भरे थे। मुसलमानों को मार डालो जैसी बातों को माइग्रेन के सिम्टम और मार्टिनी की रेसिपी के जितने बार सर्च किया गया था। शूटिंग के 4 दिन बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने देश में एक स्पीच दी। उन्होंने अमेरिका के लोगों को शांति और सब्र बनाए रखने के लिए कहा। ओबामा ने आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने का भी वादा किया। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने इस स्पीच के लिए तालियां बजाईं और इसे एक बड़ी सफलता बताया। लेकिन गूगल सर्च से मिला डेटा इसका उल्टा था। मुसलमानों को मारने का सर्च ओबामा की स्पीच के दौरान 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। सीरिया से आए मुस्लिम रेफ्यूजीज के लिए नेगेटिव सर्च 60% बढ़ गए थे। बिग डेटा से पता चलता है कि ओबामा की स्पीच बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी। जब ओबामा को पहली बार चुना गया था, तब कई लोगों ने मान लिया था कि एंटी ब्लैक रेसिज्म अमेरिका में खत्म हो चुका है। लेकिन अमेरिकन्स हर साल 7 मिलियन से भी ज्यादा सर्च में निगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर समय वो निगर जोक्स के लिए सर्च करते हैं, जो कि काले लोगों के खिलाफ रेसिस्ट जोक्स हैं। लोग ऐसे जोक्स के लिए तब सर्च करते हैं जब कोई काला आदमी न्यूज़ में होता है। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ों को हरिकेन कटरीना जैसे नेचुरल डिजास्टर के समय भी ऑब्जर्व किया गया था। जब न्यूज़ में न्यू ऑरलीन्स में फंसे काले लोगों के बारे में बताया गया, तो निगर जोक्स के लिए सर्च अचानक बढ़ गई। जब ओबामा को चुना गया था, तब भी ऐसे ट्रेंड को देखा गया था। जूमिंग इन। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि जो आदमी 30 से कम की उम्र में कॉन्जर्वेटिव यानी रूढ़िवादी होते हैं, उनके पास दिल नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आदमी 30 की उम्र के बाद भी लिबरल है यानी आज़ाद ख्याल वाला, तो उसके पास दिमाग नहीं होता है।
चर्चिल का मानना था कि यंग लोग लिबरल होते हैं, वहीं बड़े उम्र के लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं। लेकिन क्या चर्चिल का ऑब्जर्वेशन सही था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने टेस्ट किया कि क्या सच में लोग उम्र के साथ कॉन्जर्वेटिव हो जाते हैं। उन्होंने 60 सालों में जमा किए हुए 3 लाख से भी ज़्यादा सर्वे का इस्तेमाल किया। इस डेटा से पता चला कि उम्र का किसी इंसान के पॉलिटिकल नज़रिए पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। हालांकि रिसर्चर्स ने एक फैक्टर के बारे में भी खोज की जो हमारे ज़िंदगी भर के पॉलिटिकल नज़रिए को बनता है। अमेरिकन्स पर उन प्रेसिडेंट्स का असर पड़ता है जिन्हें वो 14 से 24 साल की उम्र के बीच में देखते हैं। मान लीजिए कि 18 साल का एक इंसान बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेट लीडर को देखता है, तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि अपनी बाकी की ज़िंदगी में वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देगा। 1941 में पैदा हुए अमेरिकन्स का एग्जाम्पल देखते हैं। उनके टीनेज सालों के दौरान डिवाइड डी आइजनहावर वहाँ के प्रेसिडेंट थे। वो बहुत ही सक्सेसफुल रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे और इसलिए ये जनरेशन 30 की उम्र तक पहुँचने से पहले ही कॉन्जर्वेटिव थी। अब इनसे 10 साल बाद जन्मे जनरेशन को देखते हैं। वो जॉन एफ कैनेडी को देखते देखते बड़े हुए थे। वो एक डेमोक्रेट थे और आज तक के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट्स में से एक थे। रिचर्ड निक्सन जो एक रिपब्लिकन थे, उन्होंने अगला इलेक्शन जीता, लेकिन वाटरगेट पॉलिटिकल स्कैंडल के बाद उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। 1951 की जनरेशन ने एक पॉपुलर डेमोक्रेट और एक बेईमान रिपब्लिकन को देखा था, इसलिए ये जनरेशन उम्र बढ़ने पर भी लिबरल रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि 14 से 24 साल की उम्र के बीच के आपके एक्सपीरियंस आपके पॉलिटिकल नज़रिए को बनाते हैं। उस समय जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, मुमकिन है कि आपकी बाकी की जिंदगी में आप उसी पार्टी के लिए वोट करेंगे। ऊपर दी गई स्टडी हमें बिग डेटा में बिग शब्द की पावर को दिखाती है। कई मिलियन ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़दीक से देख पाएंगे। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को कई उम्र, शहरों और रेस के लिए सटीक रिजल्ट मिल सकते थे। क्राइम के बारे में हमारी समझ को इम्प्रूव करने के लिए हम बिग डेटा को नज़दीक से देख सकते हैं। स्टैनली कुब्रिक की फिल्म अ क्लॉकवर्क ऑरेंज के रिलीज़ होने के बाद के दिनों को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म थी। इसमें एक सीन था जिसमें मेन कैरेक्टर एलेक्स डिलार्ज को गाना गाते गाते एक औरत का रेप करते हुए दिखाया गया था। ये गाना था सिंगिंग इन द रेन। कुछ दिन बाद दुनिया भर के पुलिस स्टेशन में इसी तरह की क्राइम के बारे में खबरें आने लगी। आदमियों के एक गैंग ने यही गाना गाते हुए एक 17 साल की औरत का रेप किया था। इसी तरह की केसेस को कई वायलेंट मूवीज में ऑब्जर्व किया गया है। इसमें द कलर्स, न्यू जैक सिटी और द मनी ट्रेन शामिल हैं। अ क्लॉकवर्क ऑरेंज को कई सिनेमाघरों से हटा दिया गया था, फिर वायलेंट सीन को हटाकर एक स्पेशल वर्जन को अमेरिकन ऑडियंस के सामने रिलीज किया गया था। लेकिन क्या ऐसा रिस्पॉन्स सच में ज़रूरी था? भले ही कुछ लोगों ने मूवी की नकल की हो, लेकिन हो सकता है कि उसके बिना भी उन्होंने क्राइम करने का प्लान बना रखा हो। दो इकोनॉमिस्ट डाहल और डेला विग्ना ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वायलेंट मूवीज़ क्राइम के रेट को सच में बढ़ाती हैं या नहीं। उन्होंने 1995 से 2004 तक के बिग डेटा के 3 सेट का इस्तेमाल किया। इसमें FBI की हर घंटे की क्राइम रेट, हर बड़ी मूवी की बॉक्स ऑफिस सेल्स और उनकी वायलेंस की रेटिंग शामिल थी। कुछ वीकेंड्स पर हैनिबल जैसी वायलेंट मूवी के टिकट सबसे ज़्यादा बिके थे। बाकी दिनों में शांत फिल्म जैसे कि टॉय स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ऊपर थे। डाहल और डेला वेगना हर मूवी के रिलीज होने के बाद वाले वीकेंड पर होने वाले क्राइम को कंपेयर करते थे। इससे उन्हें पता चला कि जब कोई वायलेंट मूवी रिलीज होती थी तो क्राइम अचानक कम हो जाते थे। इसका रिजल्ट इतना अजीब था कि रिसर्चर्स ने दूसरे एक्सप्लेनेशन को ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने उन वीकेंड्स के मौसम के डेटा को भी जमा किया था। हालांकि फिर भी रिजल्ट सेम ही थे। तो डाहल और डेला विग्ना ने नज़दीक से चीज़ों को देखा और पता लगाया कि क्राइम रेट कब से कम होना शुरू हुआ था। उन्होंने नोटिस किया कि क्राइम शाम होते ही रुक जाते थे। इसका मतलब है कि लोगों ने अभी तक मूवी देखी नहीं थी, वो उस समय थिएटर में जा रहे होते थे। ऐसा लग रहा था कि मूवी के बनने से ही क्राइम कम हो जा रहे थे। लेकिन फिर इसकी वजह जाहिर हो गई। वायलेंट मूवी कौन देखता है? आमतौर पर इसकी ऑडियंस में यंग और अग्रेसिव आदमी होते हैं। जो लोग क्राइम करते हैं वो ही सड़क पर मौजूद नहीं हैं और थिएटर के अंदर कोई लड़ता नहीं है, इसलिए क्राइम के रेट कम हो गए थे। हालांकि डेला विग्ना को पता चला कि आधी रात के बाद भी क्राइम का रेट कम ही रहा था, तो ऐसा लगता है कि जैसे मूवी देखने से जो क्रिमिनल थे वो कम वायलेंट हो गए थे। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका आसान सा जवाब है अल्कोहल यानी शराब। ज़्यादातर वायलेंट क्राइम नशे में धुत लोग करते हैं, लेकिन अब मूवी थिएटर के अंदर ड्रिंक नहीं कर सकते, इसलिए जिन लोगों ने मूवी देखी थी वो शांति से घर लौट गए थे। हो सकता है कि मूवीज़ हमें ज़्यादा अग्रेसिव बना सकती हैं, लेकिन उतना नहीं बना सकती जितना शराब बनाती है। बिग डेटा, बिग स्मार्टा, व्हाट इट कैन नॉट डू। लॉरेंस समर्स यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी के फॉर्मर सेक्रेटरी थे। एक दिन उन्होंने इस बुक के ऑथर सेथ स्टीफन डेविडोविट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया।
समर्स सेथ के बिग डेटा के बारे में की गई रिसर्च में इंटरेस्टेड थे। समर्स एक सवाल का जवाब देना चाहते थे जिसका सामना डेटा साइंटिस्ट्स को हमेशा करना पड़ता है। क्या बिग डेटा को स्टॉक मार्केट का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? स्टॉक मार्केट की फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाने में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्हें डायमेंशंस भी कहा जाता है। 100 डायमेंशन वाले डेटा के सेट को डायमेंशनैलिटी की कमी का सामना करना पड़ता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर दिन भारत की इकॉनमी को देखते हैं। हर सुबह आप 1000 सिक्के भी उछालते हैं। एक सिक्का इस तरह से हेड्स या टेल्स दिखाएगा जो भारत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से मैच करता हो। मान लीजिए कि उस कॉइन का नंबर 390 है। तो क्या आप 390 को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बेशक नहीं, क्योंकि उस सिक्के और इकोनॉमी के बीच का कनेक्शन इत्तेफाक से बना है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट का डेटा भी डायमेंशनैलिटी की कमी के साथ आता है। हम ऐसे फैक्टर्स तो ढूंढ सकते हैं जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा पाएं, लेकिन आखिर में वो बस एक इत्तेफाक पर ख़त्म होता है, ठीक उस 390 सिक्के की तरह। आइए अब इंडियाना और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी को देखते हैं। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो लोगों के मूड को समझने के लिए उनके ट्विटर को एनालाइज करता था। रिसर्चर्स ने ट्विटर पर दिखाए गए इमोशंस को स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश की। अगर लोग ट्विटर पर शांति दिखाते थे तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 6 दिनों के बाद बढ़ जाता था। ये वो रिजल्ट था जो रिसर्चर्स को मिला था। इस खोज के हिसाब से ट्रेड करने के लिए एक हेज फंड बनाया गया था। हालांकि बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हेज फंड कुछ महीनों बाद ही बंद हो गया। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि डेटा में डाउ जोन्स के सिर्फ कुछ महीने के डेटा का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा रिसर्चर्स ने कई मिलियन ट्वीट्स को देखा था। अगर आप इतने सारे इमोशंस को देखेंगे तो जाहिर है कि ये मार्केट के डेटा से मैच कर जाएगा। डायमेंशनैलिटी की कमी को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आउट ऑफ सैंपल टेस्ट का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है असली दुनिया में अपनी खोज को टेस्ट करना। जब स्टडी में ज़्यादा डायमेंशन होते हैं तो ज़्यादा टफ टेस्ट की ज़रूरत होती है। ये हमें सेथ और लैरी समर्स के स्टॉक मार्केट को बीट करने के प्लान पर वापस ले जाता है। उनका पहला आइडिया था कि वो डेवलपिंग देशों में इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा लगाएंगे। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि मेक्सिको में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेक्सिकन कंपनियों के स्टॉक के दाम बढ़ जाएंगे। सेथ और समर्स ने इन्वेस्टमेंट से जुड़े टर्म्स को ढूंढने के लिए गूगल के सर्च डेटा को देखा, लेकिन मेक्सिको में कैसे इन्वेस्ट करें जैसे सर्च काम नहीं आए। लोगों ने ऐसी बातों को ज़्यादा गूगल नहीं किया था। किसी भी काम के पैटर्न को ढूंढने के लिए उनके पास ज़्यादा डेटा नहीं था। अगला उन्होंने एक एक कंपनी को देखना शुरू किया। हर कंपनी के पास स्टॉक मार्केट में एक यूनिक 4 लेटर कोड था। एग्जाम्पल के लिए एप्पल के लिए टिकर कोड AAPL था। सेथ स्टॉक के दाम का अंदाज़ा लगाने के लिए इन टर्म्स के सर्च के बारे में पता करना चाहते थे। इस डेटा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग स्टॉक्स के बारे में तब सर्च करते थे जब वो उन्हें खरीद या बेच रहे होते थे। इसलिए ज़्यादा सर्च होने का मतलब है स्टॉक के दाम का गिरना या बढ़ना। इसलिए ये डेटा किसी काम का नहीं था। सेथ की आखिरी थ्योरी में सोने के दाम को देखा गया। उनके डेटा से पता चल रहा था कि जब सोना खरीदने के सर्च बढ़ते थे तब उसके दाम भी बढ़ जाते थे। गूगल के सर्च के साथ सोने के दाम को कंपेयर करके उन्होंने इस आइडिया को टेस्ट किया। हालांकि टेस्ट करते दौरान पता चला कि सेथ की ये थ्योरी गलत थी। धीरे धीरे उन्होंने और समर्स ने इस प्रोजेक्ट पर हार मान ली। इसलिए बिग डेटा का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बिग डेटा इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि अपने इंटरेस्ट या हित के मुताबिक लोग कैसे बर्ताव करते हैं। ये नॉलेज अगर कॉरपोरेशन के हाथ लग गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी को हायर करने की प्रैक्टिस जैसी मामूली चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। फिलहाल कंपनियां कैंडिडेट्स को हायर करने के पहले उनके सोशल मीडिया को देखती हैं। ऐसा वो पुराने कंपनी के बारे में शिकायत करने जैसे प्रॉब्लमैटिक बर्ताव के बारे में पता करने के लिए करते हैं। कंपनियों को ये भी चिंता रहती है कि कहीं वो किसी रेसिस्ट या सेक्सिस्ट एम्प्लॉय को हायर ना कर लें। लेकिन तब क्या होगा अगर वो आपको किसी मामूली लक्षण के बेसिस पर भी जज करने लगे तो? एग्जाम्पल के लिए फेसबुक के यूज़र्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर काम किया। रिसर्चर्स पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के बीच लिंक ढूंढ रहे थे।
उन्हें पता चला कि फेसबुक का लाइक एक इंसान के आईक्यू और डिटेल पर दिए जाने वाले अटेंशन से मैच करता है। जिन लोगों ने मोजार्ट और तूफान के बारे में पोस्ट्स को लाइक किया था, उनका आईक्यू ज्यादा था। कम आईक्यू वाला इंसान हार्ली डेविडसन के मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ था। रिसर्चर्स को ये भी पता चला कि आई लव बीइंग अ मॉम पेज के फॉलोअर्स कम इंटेलिजेंट थे। इनमें से कुछ लिंक डायमेंशनैलिटी की कमी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट सच में आईक्यू से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कंपनियां एप्लीकेशन को छांटने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जॉब खो दें सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मोटरसाइकिल पसंद है। ऊपर बताया गया केस बिग डेटा की वजह से होने वाले भेदभाव का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कंपनियां इसका इस्तेमाल प्राइस में भेदभाव करने के लिए भी कर सकती हैं। ऐसा तब होता है जब आप कुछ लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वो इसके लिए ज्यादा पैसे दे देंगे। एयरलाइन टिकट का एग्जाम्पल देखते हैं। 1 महीने पहले की गई बुकिंग के मुकाबले आखिरी समय पर की गई बुकिंग ज्यादा महंगी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरलाइंस को पता होता है कि आखिरी समय पर बुकिंग करने वाले पैसेंजर मजबूर होते हैं, इसलिए वो महंगे टिकट भी खरीद लेंगे। अब मान लीजिए कि हर बिजनेस में प्राइस में भेदभाव करने के लिए बिग डेटा का इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर कंपनी ऑप्टिमल डिसीजंस ग्रुप ने इंश्योरेंस के प्राइस के साथ ऐसा किया। उन्होंने डेटा साइंस का इस्तेमाल करके पता लगाया कि कस्टमर्स इंश्योरेंस के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे देंगे। ओडीजी ने डॉपलगैंगर सर्च नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया। जब भी कोई इंश्योरेंस के लिए पूछता था तो वो उसके जैसे पुराने कस्टमर्स के बारे में सोचते थे। ओडीजी के पास उनके पुराने कस्टमर्स के इनकम, हेल्थ और वो कितने पैसे देना चाहते थे उसके बारे में डेटा मौजूद था। इसीलिए कंपनी अंदाज़ा लगा सकती थी कि फ्यूचर के क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्राइस का प्रीमियम खरीदेंगे। यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके होते हैं जिससे कॉरपोरेशंस डेटा साइंस का इस्तेमाल करके हमारा शोषण कर सकते हैं। इस चीज़ में गैम्बलिंग यानी जुआ सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कैसिनो में जाने वाले हर इंसान का एक पेन पॉइंट होता है। ये पैसों का वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो आप कुछ दिनों के लिए जुआ छोड़ने से पहले खो देते हैं। जब एक कस्टमर अपने पेन पॉइंट पर पहुंच जाता है तो ये कैसिनो के लिए फायदेमंद नहीं होता है। मान लीजिए कि आप एक गैम्बलर यानी सट्टेबाज हैं। आप एक रात $1000 हार जाते हैं और उसके बाद 1 महीने तक कैसिनो से दूर रहते हैं। लेकिन कैसिनो ऐसा चाहता है कि आप हर रात आएं और हर रोज $100 हारते रहें। लेकिन तब क्या होगा अगर कैसिनो आपके पेन पॉइंट का अंदाज़ा लगा पाएं तो? फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो आपको आपके पेन पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही जुआ खेलने से रोक देंगे। जब आप $900 हार जाएंगे तो वो आपको पोकर टेबल से हटा देंगे। अभी भी छोटे स्केल पर कैसिनो के मैनेजर ऐसा करते हैं। जब एक रेगुलर कस्टमर हारने लगता है तो मैनेजर उसके पास जाता है। फिर मैनेजर उसे खुश करने के लिए फ्री डिनर ऑफर करता है। कस्टमर भी खुशी खुशी उस ऑफर पर एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि कैसिनो उसकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। अब मान लीजिए कि अगर कैसिनो हर गैम्बलर के साथ इसी तरीके का इस्तेमाल कर पाए तो क्या होगा? इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा है कि डेटा साइंस की वजह से कॉरपोरेशंस को हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। हालांकि बिग डेटा लोगों को कॉरपोरेशंस के खिलाफ खड़े होने में मदद भी कर सकता है। येल्प का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक साइट है जिसे रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ को पब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने पता लगाया कि येल्प पर एक रेस्टोरेंट की रेटिंग से उसके सेल्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। 1 स्टार कम होने से सेल्स 5% से 9% तक कम हो सकती है। इसके अलावा Booking.com जैसे साइट लोगों को प्राइस को कंपेयर करने में मदद करते हैं। इसका ये नतीजा होता है कि ओवरप्राइस्ड बिजनेस द्वारा हमें लूटने का चांस कम हो जाता है। अब तक बिग डेटा से कंपनी और कंज्यूमर्स दोनों को बराबर का फायदा हुआ है। ये सिस्टम हमेशा निष्पक्ष बना रहे, ये पक्का करने के लिए हमें लड़ना होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।